सोचिए एक ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में जो गेमिंग के लिए नहीं है, सोशल मीडिया के लिए भी नहीं, बल्कि हर दिन 200 करोड़ रुपए तक की कमाई करने के लिए बनाया गया हो। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले की। ये नाम पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। हाँ बिल्कुल। और शुरू करने से पहले ये साफ कर दें कि हमारी सारी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी की प्रेस विज्ञप्तियों, कोर्ट के दस्तावेजों और जो भी न्यूज रिपोर्ट्स पब्लिक में है उन पर आधारित है। जी, और हमारा मकसद यहाँ इस पूरे मकड़ जाल को समझना है कि आखिर ये काम कैसे करता था। और इसे समझना जरूरी भी है क्योंकि जब हम ऑनलाइन स्कैम सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि किसी को ओटीपी पूछकर कुछ हजार रुपयों का चूना लगा दिया, लेकिन ये मामला ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बहुत ज्यादा बड़ा। ये कोई आम धोखाधड़ी नहीं है, ये एक पूरा संगठित सिंडिकेट था। इसमें अवैध सट्टेबाजी तो थी ही, साथ में हवाला, क्रिप्टो करेंसी और कथित तौर पर भ्रष्टाचार भी जुड़ा हुआ था। एक ऐसा जाल जो देश की सीमाओं के पार तक फैला था। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये महादेव ऐप आखिर था क्या? क्या ये प्ले स्टोर पर मिलने वाले किसी आम ऐप जैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इसकी पहली खासियत थी। ये कोई एक ऐप नहीं था, बल्कि ये अवैध सट्टेबाजी के लिए बनाई गई कई प्राइवेट वेबसाइट्स और एप्स का एक पूरा नेटवर्क था। अच्छा, ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलते थे। इनके लिंक वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए फैलाए जाते थे। और इन पर होता क्या था? मतलब किस चीज पर सट्टा लगता था? हर चीज पर। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जैसे खेलों से लेकर पोकर, तीन पत्ती जैसे कार्ड गेम्स, यहाँ तक के कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, इस पर भी सट्टा लगाया जा सकता था। कमाल है। और इसे शुरू किया था छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले दो लोगों ने, सौरव चंद्राकर और रवि उप्पल। पहले ये छोटे मोटे सट्टेबाज थे, लेकिन फिर ये दुबई चले गए और वहां से इस पूरे ऑपरेशन को चलाने लगे। एक मिनट, तो मतलब ये लोग दुबई में बैठकर भारत के हर एक यूजर को खुद मैनेज कर रहे थे? ये तो सुनने में किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस सिंडिकेट की कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। उन्होंने एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया था। वो सीधे यूजर्स से डील नहीं करते थे। तो फिर कैसे? वे अपने सहयोगियों को 70-30 के मुनाफे के बंटवारे पर पैनल या कह लीजिए ब्रांच बेचते थे। 70-30 मतलब 70% मुनाफा पैनल चलाने वाले का और 30% चंद्राकर और उप्पल का। जी हाँ, इन पैनल चलाने वालों का काम था नए यूजर्स को जोड़ना, उनकी आईडी बनाना, उनसे पैसे लेना और हिसाब किताब करना। इस मॉडल की वजह से उन्हें जमीन पर अपने लोगों की जरूरत नहीं पड़ी और ये नेटवर्क जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया। और सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो तो और भी चौंकाने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इन खेलों में भी हेरफेर की जाती थी। मतलब ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। बिल्कुल नहीं था। बैकएंड से गेम के नतीजों को कंट्रोल किया जाता था। ये पक्का किया जाता था कि ज्यादातर यूजर लंबे समय में पैसे हारे ही। अच्छा। हाँ, जब कोई नया यूजर आता था तो उसे शुरुआत में कुछ छोटी मोटी जीत दे दी जाती थी ताकि उसका भरोसा बन जाए, लेकिन जैसे ही वो बड़ी रकम लगाता वो हार जाता। ये जो अवैध मुनाफा था, यही इस सिंडिकेट की असली कमाई थी। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा, ये ऑपरेशन कितना बड़ा था? जब हम कहते हैं हजारों करोड़ तो सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असल में इसका पैमाना क्या था? देखिए, आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का जो शुरुआती अनुमान है वो ये है कि इस अपराध से हुई कुल कमाई लगभग 6000 करोड़ रुपए है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा बताया गया है। 6000 करोड़, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, भारत में कई छोटी आईटी कंपनियों की कुल वैल्यूएशन भी इतनी नहीं होती। और ये तो सिर्फ ईडी का अनुमान है। असल कमाई इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। और जो बात इसे और भी चौंकाने वाली बनाती है वो है इनकी रोज की कमाई। अपने पीक पर ये ऑपरेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन में 200 करोड़ रुपए तक कमा रहा था। एक दिन में 200 करोड़ रुपए, मतलब हर घंटे लगभग 8 करोड़ रुपए। ये तो किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के रेवेन्यू जैसा लगता है। और ये सारा का सारा पैसा अवैध था, कोई टैक्स नहीं। एग्जैक्टली। और इसी पैसे को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा वित्तीय जाल बुना था। ईडी की जांच में 3000 से ज्यादा बैंक खातों का जिक्र है। 3000 से ज्यादा? जी। और ईडी ने अब तक करोड़ों की संपत्ति जब्त या अटैच की है। इसमें कैश, सोने, हीरे के गहने, रोल्स रॉयस और बेंटले जैसी लग्जरी कारें, डीमैट होल्डिंग्स और यहां तक कि दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं।
अभी हाल ही में इसी साल जनवरी 2026 में 91.80 करोड़ रुपए की और संपत्ति अटैच की गई। तो ये तो हो गई कमाई की बात, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इतना सारा अवैध कैश, इसे साफ कैसे किया जा रहा था? मतलब मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही थी? यही इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प और जटिल पहलू है। उन्होंने इसके लिए कई रास्ते अपनाए, जिसमें पुराने और नए दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया गया। पुराने तरीकों से आपका मतलब है हवाला? जी, पहला और सबसे मुख्य रास्ता था क्लासिक हवाला नेटवर्क। देखिए, ये भरोसे पर चलने वाला एक अंडरग्राउंड बैंकिंग सिस्टम है। भारत के किसी शहर में एक एजेंट को कैश दिया और दुबई में बैठे उनके पार्टनर ने उतनी रकम उपल और चंद्राकर को दे दी। कोई डिजिटल ट्रेल नहीं, कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं। तो भारत में जो सट्टेबाजी से कैश इकट्ठा हो रहा था वो देश में ही रह जाता और उसके बदले दुबई में उन्हें साफ पैसा मिल जाता। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने बेनामी मतलब फर्जी बैंक खातों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया था। ये खाते अक्सर गरीब लोगों के नाम पर खोले जाते थे, जिन्हें कुछ हजार रुपए देकर उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते थे। अच्छा। और इन हजारों खातों में छोटे छोटे अमाउंट्स जमा किए जाते ताकि किसी एजेंसी को शक ना हो। और नए आधुनिक तरीकों की बात करें तो यहाँ वो और भी शातिर हो गए। पैसों को वैध बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया। अवैध कैश से क्रिप्टो खरीदा, उसे अलग अलग वॉलेट्स में घुमाया और उसके सोर्स को छिपा दिया। और सबसे चालाकी भरा तरीका था शेयर बाजार का इस्तेमाल। शेयर बाजार, वो कैसे? उन्होंने FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाया। मतलब हवाला के जरिए दुबई भेजा गया पैसा वहां की शेल कंपनियों के जरिए घूमकर विदेशी निवेश बनकर वापस भारतीय स्टॉक मार्केट में लगा दिया गया। अरे बाप रे, का पर्दाफाश करने में एक बड़ी भूमिका निभाए। फरवरी 2023 में UAE में हुई सौरभ चंद्राकर की शादी। हाँ, ये एक क्लासिक गलती है जो ज्यादातर अपराधी करते हैं। जब आप काले धन से इतनी अय्याशी करेंगे तो एजेंसियों की नजर आप पर पड़ेगी ही। कहा जाता है कि इस शादी पर 200 करोड़ खर्च हुए। परिवार वालों को नागपुर से UAE लाने के लिए प्राइवेट जेट बुक किए गए। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। और सबसे अहम बात, इस पूरे खर्च का भुगतान हवाला के जरिए नकद में किया गया था। तो इसी वजह से वो रडार पर आ गए। बिल्कुल। ये घटना इस मामले में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसी शाही दिखावे ने भारतीय जांच एजेंसियों का ध्यान इनकी ओर खींचा और वो इस नेटवर्क की गहराई में उतरने लगी। ये तो सीधे सीधे जांच एजेंसियों को दावत देने जैसा था। तो ये तो हो गया पैसे को घुमाने का तरीका, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े मकर जाल के केंद्र में कौन बैठा था? कौन लोग थे जो ये सब चला रहे थे? जैसा हमने पहले बताया, इस खेल के मास्टरमाइंड तो थे भिलाई के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। लेकिन जाहिर है इतना बड़ा ऑपरेशन वे अकेले तो नहीं चला सकते थे। एक पूरी टीम होगी। जी, इसमें सबसे अहम भूमिका थी हवाला ऑपरेटर्स की। जांच में दम्मानी बंधुओं और विकास छापरिया जैसे प्रमुख हवाला ऑपरेटर्स के नाम सामने आए हैं। ये वो लोग थे जो पैसे को भारत से दुबई और दूसरे देशों में भेजने का पूरा नेटवर्क संभाल रहे थे। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात है सिस्टम के अंदर के लोगों की मिलीभगत की, जो बात सामने आई है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर चंद्रभूषण वर्मा को गिरफ्तार किया गया। ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक उस पर आरोप है कि वो प्रमोटरों से हर महीने लगभग 65 लाख रुपए की रिश्वत लेता था। 65 लाख रुपए हर महीने? जी, और ये पैसा कथित तौर पर दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं तक पहुंचाया जाता था ताकि इस अवैध धंधे को सुरक्षा मिल सके। इसे प्रोटेक्शन मनी कहा गया। और यहीं पर इस मामले में एक राजनीतिक पहलू भी जुड़ जाता है, जिसका जिक्र स्रोतों में किया गया है। हाँ, जांच के दौरान एक कैश कुरियर ने कथित तौर पर यह बयान दिया कि उसने छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए थे। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि हमारी जानकारी स्रोतों पर आधारित है और भूपेश बघेल ने इन सभी आरोपों से साफ इनकार किया है और इन्हें अपनी छवि खराब करने की एक राजनीतिक साजिश बताया है। सही कहा। और फिर आता है इस कहानी का सबसे ग्लैमरस और शायद सबसे अजीब पहलू, बॉलीवुड कनेक्शन। हाँ, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, बड़े बड़े नाम ईडी की पूछताछ में सामने आए। और यहाँ ईडी का रुख बहुत साफ था। उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया, बल्कि गवाह के तौर पर बुलाया गया। ईडी ये समझना चाहती थी कि उन्हें पेमेंट कैसे मिली। अच्छा, आरोपी के तौर पे नहीं? नहीं, जांच में पता चला कि ज्यादातर एक्टर्स को दुबई में हुए इवेंट्स में परफॉर्म करने या ऐप का प्रचार करने के लिए कैश में लाखों करोड़ों रुपए दिए गए थे। ये उनकी मार्केटिंग की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जब लोग अपने पसंदीदा सितारों को किसी ऐप से जुड़ा देखते हैं
तो एक भरोसा बनता है। एग्जैक्टली ये आम लोगों को ये यकीन दिलाने का एक तरीका था कि एक वैध और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। तो इतने बड़े और फैले हुए ऑपरेशन पर आखिर एजेंसियां पूरी तरह से शिकंजा कसना कैसे शुरू करती हैं? कहीं ना कहीं तो कोई गलती हुई होगी, जैसे कि वो शाही शादी। बिल्कुल, शादी एक बड़ा ट्रिगर थी। इसके बाद कई एजेंसियां एक साथ एक्टिव हो गईं। ईडी तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम मतलब पीएमएलए के तहत मुख्य जांच कर ही रही थी, जिनका फोकस पैसे के लेन देन पर था। जी। और उधर छत्तीसगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी और जुए से जुड़ी 75 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की थी। तो ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई, धीरे धीरे मामला बढ़ा। हाँ, ये धीरे धीरे बढ़ी। पहली कार्रवाई 2021 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन असली तेजी आई सितंबर 2023 में, जब ईडी ने कोलकाता, भोपाल, मुंबई जैसे कई शहरों में एक साथ छापेमारी की। इसी दौरान पहली बड़ी गिरफ्तारियां हुईं, जिसमें एएसआई चंद्रभूषण वर्मा भी शामिल था। और फिर मुख्य आरोपियों पर शिकंजा कसा गया। हाँ, इसके बाद ईडी ने मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। और क्योंकि ये दोनों देश से बाहर थे, इसलिए इंटरपोल के जरिए उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। तो अभी ताज़ा जानकारी क्या है? क्या उन्हें पकड़ लिया गया है? यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। 2023 के अंत में खबर आई कि रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन नवंबर 2025 तक आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो वहां से लापता हो गया। लापता हो गया? जी। और सौरभ चंद्राकर अभी भी दुबई में ही बताया जाता है। मामला अभी भी चल रहा है, किसी को अंतिम सजा नहीं हुई है, क्योंकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अक्सर बहुत जटिल और लंबी होती है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर से शुरू हुआ एक बेटिंग ऐप कुछ ही सालों में हजारों करोड़ के एक अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट में बदल गया, जिसमें हवाला, क्रिप्टो, मशहूर हस्तियां और कथित राजनीतिक संबंध सब कुछ शामिल था। बिल्कुल। और यहाँ ये देखना फैसिनेट्स करता है कि ये मामला वित्तीय अपराध के बदलते स्वरूप को कैसे दिखाता है। ये पूरी तरह से डिजिटल है, इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, और ये हवाला जैसी सदियों पुरानी प्रणालियों के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी जैसे बिल्कुल आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल करता है। और ये मशहूर हस्तियों की जिम्मेदारी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि जब मशहूर हस्तियां ऐसे प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करती हैं, तो मनोरंजन, विज्ञापन और मिली भगत के बीच की वो बारीक रेखा आखिर है कहाँ? क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? और अब श्रोता के लिए एक विचार। स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि ईडी ने सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को भी इस मामले में सचेत किया था। उन्हें शक था कि एफपीआई के जरिए जो पैसा भारतीय शेयर बाजार में लगाया गया, उसका इस्तेमाल कुछ स्टॉक्स की कीमतों में हेरफेर करने के लिए भी हो सकता है। तो ये हमें एक बड़े विचार की ओर ले जाता है। सट्टेबाजी में हुए सीधे नुकसान से परे, जब इस तरह का अवैध पैसा शेयर बाजार जैसे वैध वित्तीय बाजारों में डाला जाता है, तो ये एक आम व्यक्ति के निवेश को, उनके म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी को चुपचाप और अनजाने में कैसे प्रभावित कर सकता है।